देखें वाक्य है आपके पास बट इफ फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है डिस्कस डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है असल में देखें आपको बताया था पर्सन डी पर्सन एफ पर्सन सी वगैरह वो क्या होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर इन्हीं को कहते हैं। समझ आ गई। अब आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिफाइन कैसे करना है तो देखिए वो बता रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या करता है स्पेसिफाई करता है फॉर्मेट को अकॉर्डिंग टू व्हिच वैल्यूज विल बी रीड एंड डिस्प्ले। वो फॉर्मेट जिसके मुताबिक वैल्यूज को रीड करना है और उसके बाद डिस्प्ले करना है इस फॉर्मेट को कौन स्पेसिफाई करेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। समझ आ गई है। तो क्या ध्यान में रखना है हमने कहा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई करता है फॉर्मेट को। नाम से पता चल रहा है ये क्या कर रहा है स्पेसिफाई कर रहा है फॉर्मेट को अकॉर्डिंग टू व्हिच वैल्यू विल बी रीड एंड डिस्प्ले जिसके मुताबिक वैल्यू को रीड किया जाएगा और उसके बाद डिस्प्ले किया जाएगा। समझ आ गई है। यस सर। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या क्या डिटरमाइन करेगा ये डिटरमाइन द फॉलोइंग। अब हम देख रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आपके सामने लिखा हुआ तो इससे किस चीज का आपको पता चलेगा ये किस चीज का ठीक है किस चीज को डिटरमाइन करेगा। तो हम देख रहे हैं एक तो डाटा टाइप ऑफ वैल्यू ठीक है कोई भी वेरिएबल है तो उसकी डाटा टाइप का किससे पता चलता है फॉर्मेट स्पेसिफायर से पता चल जाता है। ऐसा ही है देखिए अगर मैं लिखता हूं पर्सन डी तो आपको पता है किस डाटा टाइप के लिए इंटीजर के लिए। अगर पर्सन एफ लिखेंगे तो पर्सन सी लिखेंगे तो समझ आ गई है। तो एक तो हमने देखा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर डिटरमाइन करता है डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल को। समझ आ गई है। नंबर 2 हम देखते हैं फील्ड विड्थ। ये क्या बताता है फील्ड विड्थ भी बताता है। फील्ड विड्थ हम आगे जाकर पढ़ेंगे ये क्या होते हैं नंबर ऑफ कॉलम होते हैं कितने कॉलम के लिहाज से आप वैल्यू डिस्प्ले करेंगे और स्टोर करेंगे। समझ आ गई। तो फील्ड विड्थ भी ये आपको स्पेसिफाई करेगा और तीसरी चीज जो डिटरमाइन करेगा वो है फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू कि वैल्यू का फॉर्मेट कैसे। हमने कहा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है हमने कहा फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई करता है फॉर्मेट को अकॉर्डिंग टू व्हिच वैल्यूज आर ठीक है क्या होंगे वैल्यू विल बी रीड एंड डिस्प्ले। वो फॉर्मेट जिसके मुताबिक वैल्यूज को रीड करना है और उसके बाद डिस्प्ले करना है इस फॉर्मेट को स्पेसिफाई कौन करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर करता है। हमने कहा ये तीन चीजें डिटरमाइन करता है कितनी चीजें डिटरमाइन करेगा हमने कहा एक तो डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल को डिटरमाइन करता है किसे डिटरमाइन करेगा दूसरे नंबर पे हमने कहा फील्ड विड्थ को डिटरमाइन करेगा किसे फील्ड विड्थ और तीसरा हमने कहा कि ये फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू भी बताएगा कि कैसी वैल्यू। समझ आ गई है। फॉर्मेट का मतलब देखें आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू इशारे वाली होगी या इशारे वाली नहीं होगी ये एबीसी वाली होगी या कोई और होगी। समझ आ गई है। तो वैल्यू का फॉर्मेट भी आपको ये डिटरमाइन कर रहा होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्टेड विद द सिंबल परसेंट। आप देख रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा किससे स्टार्ट हो रहा है ठीक है इस सिंबल से हमेशा ये स्टार्ट होता है। तो अभी हमने क्या ध्यान में रखना है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो ठीक है हम जब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे ये किस सिंबल से हमेशा स्टार्ट होगा परसेंट के सिंबल से स्टार्ट होगा। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। मुख्तलिफ वेरिएबल्स के लिए मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज करने पड़ते हैं। तो वो बता रहा है कि दीस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर एज फॉलोज। इसमें आपको नजर आ रहा है इंटीजर भी है कैरेक्टर भी है और फ्लोटिंग पॉइंट भी है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकता है फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर भी और कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकता है। समझ आ गई है। अब हम देखेंगे कि इंटीजर के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें आपको नजर आ रहा है सबसे पहले परसेंट डी आप यूज कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यू के लिए क्या यूज करेंगे ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। तो परसेंट डी आप कब यूज करेंगे यूज फॉर साइन डेसिमल इंटीजर वैल्यू ठीक है। साइन डेसिमल इंटीजर वैल्यू के लिए आमतौर पर आप क्या करेंगे परसेंट डी को यूज करेंगे। परसेंट आई जो होगा ये आपके पास होगा इसके लिए साइन इंटीजर वैल्यू के लिए
पहले हमने कहा साइन डेसिमल इंटीजर वैल्यू, फिर आप कह रहे हैं साइन इंटीजर वैल्यू। उसके बाद हमने कहा परसेंट ओ किसके लिए होगा, ये आपके पास अनसाइंड ऑक्टल वैल्यू के लिए होगा, ओ का मतलब ऑक्टल। फिर वो हमें बता रहा है कि परसेंट साइन यू जो है ये अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू के लिए होगा। अब देखें डेसिमल, जो साइन डेसिमल इंटीजर वैल्यू थी उसके लिए परसेंट डी था, और जो अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू उसके लिए परसेंट आई। और से देखें, ठीक है, डेसिमल इंटीजर वैल्यू जो अनसाइंड है उसके लिए क्या है, परसेंट यू है। फिर हम देख रहे हैं कि परसेंट एक्स जो है ये हेक्साडेसिमल से यूज होगा, समझ आ गई है। चाहे एक्स कैपिटल लिखो या लोअर केस लिखो, ये दोनों ही आमतौर पर, वैसे हम आमतौर पर ये चीजें लिखते ही लोअर केस में, तो लिहाजा हमने देखा हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर मौजूद हैं, समझ आ गई है। तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, परसेंट डी यूज करते हैं। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन तमाम को बताना चाहिए कि परसेंट यू क्या करता है, परसेंट ओ क्या करता है, परसेंट एक्स क्या करता है, परसेंट आई क्या करेगा और परसेंट टी क्या करेगा, समझ आ गई है। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। इट मीन जब भी आपने ऐसे नंबर स्टोर करने जिसके अंदर इशारे आया करेगा तो उसके लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन-कौन से यूज कर सकते हैं। परसेंट एफ नजर आ रहा है, ये किसके लिए होगा, साइन फ्लोट आर डबल वैल्यू के लिए, ठीक है। जब भी आप एक वेरिएबल होगी उसकी डेटा फ्लोट होगी या डबल होगी तो उसके लिए आप क्या करोगे, परसेंट एफ यूज करोगे। या फिर परसेंट डी भी यूज कर सकते हो, या आमतौर पर असल में होता है क्या, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए होता है, ठीक है। यूज फॉर साइन फ्लोट आर डबल इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो ई का मतलब एक्सपोनेंशियल के लिहाज से ये। परसेंट जी used for large floating point in exponential notation with no extra zeros, ठीक है। ये भी आपके पास क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है, लेकिन ये लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आमतौर पर यूज होगा जिसमें एक्स्ट्रा जीरोस नहीं होगी। तो हमने देखा है कि हमारे पास फ्लोट के लिए तीन आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे हैं, परसेंट एफ है और परसेंट ई है और परसेंट जी है। एफ फ्लोट के लिए है या डबल के लिए है, और ई जो है ये भी फ्लोट डबल लेकिन एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिहाज से आपने देखा, और जो परसेंट जी है ये लार्ज आपने देखा जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिहाज से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज वगैरह होंगी, समझ आ गई सबको। यस सर। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। क्या देख रहे हैं, कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो इसमें आपको दो ही मिलेंगे, कैरेक्टर भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकती है, अकेला अल्फाबेट भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट भी हो सकते हैं, समझ आ गई है। तो वो हमें बता रहा है कि पर्सन सी आप यूज करेंगे कैरेक्टर वैल्यू के लिए और पर्सन एस यूज करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू को रीड और डिस्प्ले करने के लिए, समझ आ गई सबको। तो ये हमने पढ़ा, हमने अभी क्या पढ़ा, जरा दोबारा से देख लें। हमने अभी पढ़ा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है और मुख्तलिफ तरह के कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं। हमने कहा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू स्पेसिफाई फॉर्मेट, ये करता है फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है अकॉर्डिंग टू व्हिच वैल्यूज विल बी रीड एंड डिस्प्ले। वो फॉर्मेट जिसके मुताबिक वैल्यू को रीड करना है और उसके बाद डिस्प्ले करना है, इसे स्पेसिफाई करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, समझ आ गई सबको। फिर हमने कहा फॉर्मेट स्पेसिफायर आमतौर पर तीन चीजें डिटरमाइन कर रहा होता है, डेटा टाइप डिटरमाइन करता है, फील्ड विड्थ डिटरमाइन करता है और फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू डिटरमाइन करता है। उसके बाद हमने कहा फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन-कौन से किस तरह के हो सकते हैं। तो हमने देखा मेन तीन कैटेगरी हो सकती हैं आपके पास। हमने कहा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इसके लिहाज से एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जब भी स्टार्ट होगा तो ये किससे स्टार्ट होगा, परसेंट के सिंबल से, कौन से, परसेंट के सिंबल से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम देखें इसमें आपके पास इंटीजर के लिहाज से भी हो सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, फ्लोटिंग पॉइंट के लिहाज से भी हो सकते हैं और कैरेक्टर के लिहाज से भी हो सकते हैं। हमने कहा इंटीजर के लिहाज से कौन-कौन से होंगे, आपको इन तमाम के बारे में पता होना चाहिए। हमने कहा परसेंट डी भी हो सकता है जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं, अब तक आपने प्रोग्राम बनाया उसमें भी यूज किया है। उसके अलावा आप परसेंट आई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा ओ है, परसेंट ओ, परसेंट यू है, परसेंट एक्स है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सारे क्या इंटीजर के लिए होते हैं, समझ आ गई। उसके बाद हमने कहा कि फ्लोटिंग पॉइंट के लिए कौन-कौन से होते हैं, तो आपने तीन देखे इसमें। आपने देखा एक परसेंट एफ है, एक परसेंट ई है और एक परसेंट जी है। उसके बाद हमने कहा कैरेक्टर वैल्यू को जब हमने
ठीक है, रीड और डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या हो सकता है, दो कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए हमारे पास दो तरह के क्या हो सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो सकते हैं जो हम यूज करेंगे। एक हमारे पास होता है %c और दूसरा होता है %s। समझ आ गई है? तो उसके बाद वो हमें बता रहा है कि आप कैसे स्टोर करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो ये आप प्रोग्राम बना चुके हैं, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना डिस्प्ले करना आता है सबको, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर आप उसके साथ कैसे यूज करोगे। इसी तरीके से वो बता रहा है कि आपने फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे यूज करना है, ये भी आपने लास्ट किया था, 2 नंबर्स का फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, नंबर लेके आपने सम किया था, याद है सबको? और उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, अभी वो बता रहा है कि आपको एक्सप्लेन करने आपने फील्ड विड्थ क्या होती है और फिर उस लिहाज से, तो ये हम आगे ही पढ़ेंगे बाद में जाके। अभी आप एक स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करोगे और डिस्प्ले करोगे, समझ आ गई है? हमने अब आपको इंटीजर भी पता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी पता है, और अब हम देख रहे हैं स्ट्रिंग। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपली हम ये करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर आप क्या करोगे, आप रोल नंबर भी स्टोर करोगे, ठीक है, यूजर के मार्क्स भी स्टोर करोगे, और उसके बाद आपने उसका नाम भी स्टोर करना है। जब नाम स्टोर करोगे तो स्ट्रिंग को यूज करना पड़ेगा, समझ आ गई है? तो ये हम अभी प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें आपने रोल नंबर, नेम और मार्क्स स्टोर करके डिस्प्ले करना है। इसके लिए प्रोग्राम क्या होगा, तो बहरहाल अब हम देखें एक प्रोग्राम बनाने वाले जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपने रोल नंबर, ठीक है, नेम और मार्क्स, ये तीन चीजें स्टोर करके डिस्प्ले करेंगे, समझ आ गई है? तो इस लिहाज से अभी हम देखेंगे हम ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। देखें, सबसे पहले आपको बताया है नंबर साइन इंक्लूड stdio.h क्या आएगा इधर, ठीक है, stdio.h। उसके बाद नंबर साइन इंक्लूड conio ठीक है, इधर आ जाएगा conio.h। उसके बाद आपको पता है इधर आप लिखेंगे void main, ठीक है, इधर आपने पैरेंथेसिस लगानी है और ये बॉडी स्टार्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो नो डॉट में 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, समझ आ गई है? तो हम इधर क्या करेंगे, एक इंट में वेरिएबल लेंगे, आपके पास कलर स्क्रीन आपको लगाया करें, जो मैंने आपको एक बार मेथड बता दिए वो तो आपने हर प्रोग्राम में यूज करने ही करना है, समझ आ गई है? तो इधर वो यूज करूंगा जो समथिंग न्यू होगा। तो देखिए हमने रोल नंबर स्टोर करना है, तो हमने सपोज रोल नंबर के लिए r का वेरिएबल ले लिया। हमने क्या करना है, इसमें मार्क्स भी स्टोर करने, तो उसके लिए हमने m ले लिया, और जो नेम लेंगे ये इंटीजर में नहीं आएगा क्योंकि आपका जो नाम होता है वो नंबर में नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डेटा टाइप देंगे 4, ठीक है, और उसके बाद हम इधर वेरिएबल लेंगे नेम या कोई भी आप वेरिएबल ले लेते हैं नेम स्टोर करने के लिए, और इधर आप बताओगे कि इस नाम में ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर कितने आएंगे, समझ आ गई? अगर आपने ये वाली चीज ना लिखी तो इस वेरिएबल में सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर होगा। सपोज आप क्या करो, इस नेम में अगर आप क्या करते हैं, आप इधर लिख देते हैं अली, समझ आ गई जी? तो हम देख रहे थे कि हमने क्या करना है, रोल नंबर के लिए r लिया, मार्क्स के लिए m लिया, और नेम स्टोर करने के लिए हमने नेम का वेरिएबल लिया। और मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप ये नेम लोगे और अगर आप सपोज इधर अली लिखते हो, लेकिन आपने जब इसे ठीक है डिक्लेयर किया था तो आपने इधर लिखा था 4 और नेम जस्ट, तो इसमें से सिर्फ ये कैरेक्टर स्टोर होगा, आगे वाला स्टोर नहीं होगा, समझ आ गई है? अगर आप कहते हैं कि स्ट्रिंग पूरी स्टोर हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे ये चीज बतानी पड़ेगी, समझ आइए? तो ये हम क्यों बता रहे हैं, अब अगर इसमें 50 तक कैरेक्टर होंगे तो स्टोर हो जाएंगे, उससे कम होंगे तो भी स्टोर होंगे, ठीक है, उससे ज्यादा स्टोर नहीं होंगे, समझ आ गई है? तो इधर आप 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इधर आप बताएंगे तो फिर ही उतने कैरेक्टर तक स्टोर होंगे, और अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर एक ही कैरेक्टर स्टोर हुआ करेगा, समझ आ गई सबको? ओके, तो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम देख रहे हैं, अब देखिए जरा हमने क्या करना है, इसमें इन तीनों में हमने क्या करना है, वैल्यू स्टोर करनी है। तो हमने इधर क्या लिखा, सपोज r इक्वल टू आपने लिख दिया, ठीक है, रोल नंबर है फर्स्ट करें 29। हमने कहा जो मार्क्स हैं वो सपोज हम कह देते हैं
उसमें 75 है और हम कहते हैं जो नेम है उसका वो सपोज ठीक है। इधर जब भी आपने एक से ज्यादा ठीक है कैरेक्टर लिखने तो फिर आपने डबल कोटेशन में लिखने, अगर एक कैरेक्टर होता तो फिर आपने सिंगल में लिखना था। लेकिन जब स्ट्रिंग होती है आपको पता है जब एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स को कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। और ये हमेशा किस में लिखा जाता है, डबल कोटेशन। तो अब क्या होगा 29 किस में चला जाएगा और 75 और ये नाम किस में चला जाएगा, नेम में चला जाएगा। समझ आ गई सबको। अब हमने इन्हें डिस्प्ले कैसे करने हैं, जैसे आपको बताया था आप एक ही प्रिंट एफ में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए हमें ठीक है हम क्या करते हैं अभी अलग अलग में डिस्प्ले करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सपोज हमने इधर रूल नंबर डिस्प्ले कर दिया, प्रिंट एफ हमने इधर लिख दिया ठीक है रूल नंबर और इक्वल टू पर्सन बी। आपको पता है कि ये वैसे का वैसे आया, ऐसे ही होगा यस सर। और परसेंट भी हमने इसको लिखा क्योंकि रूल नंबर किसमें आर टी और आर की डाटा टाइप क्या है इंट। तो हमने इधर क्या लिखा परसेंट डी, उसके बाद आपने इधर वेरिएबल का नाम लिख दिया आर और उसके बाद सेमीकोलन। समझ आ गई है। तो इसमें क्या होगा आपको पता है रूल नंबर इक्वल टू आ जाएगा और उसके आगे क्या होगा आर में जो कुछ वो डिस्प्ले हो जाएगा, ऐसे ही होगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में है तो आप इधर लिख देंगे बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन क्या करता है, कंट्रोल को न्यू लाइन में ले जाता है। उसके बाद आपने दोबारा लिखा प्रिंट एफ। अब आप इसमें से लाते हैं कि आपने यही पहले डिस्प्ले करना है, मर्जी आपकी होगी, डिस्प्ले आपने तीनों करने, जो पहले कर दो जो बाद में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सपोज क्या करते हैं आप नेम डिस्प्ले कर देते हैं। तो हमने इधर लिख दिया नेम इज इक्वल टू, इधर लिखोगे पर्सन एस, क्या लिखोगे स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करना है, पर्सन एस 4 है। उसके बाद आपने इधर क्या लिखना है, इसमें पड़ा हुआ है ये जो नेम है ये किसमें पड़ा हुआ है, ठीक है नेम का ही वेरिएबल है तो आपने इधर नेम का वेरिएबल लिख देना। समझ आ गई है। तो पर्सन एस की जगह क्या होगा, इस नेम में जो चीज पड़ी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके उसके बाद आपको इसके बाद क्या करना चाहिए, लाइन चेंज बैकस्लैश एन लिख दिया। उसके बाद आपने लिख दिया प्रिंट एफ। अब आपने क्या करना है, मार्क्स रह गए तो मार्क्स को भी डिस्प्ले कर देते हैं। हमने इधर लिख दिया मार्क्स इज इक्वल टू पर्सन डी और उसके बाद हमने डिस्प्ले करा दिया ठीक है एम को। उसके बाद आपने गैप ch और ये बॉडी एम कर दी। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर अब क्या होगा, हमने देखा कि हमने 3 वेरिएबल लिए, रूल नंबर को भी स्टोर कराया, मार्क्स को भी स्टोर कराया और नेम को भी, और उसके बाद तीनों को आपने डिस्प्ले भी किया। समझ आ गई है। तो देखिए ये प्रोग्राम कैसे रन होगा, शुरू से हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको पता है कंट्रोल इधर से एंटर होगा। आपको बताया था जब डेटा टाइप के बाद जितने वेरिएबल लिखते हो ये क्या होते हैं, रैम के ऊपर सेल के नेम बन जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो एक सेल का नेम क्या बनेगा आर, एक और सेल का नेम क्या बनेगा एम, ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं एक और सेल का नेम क्या बनेगा नेम, ठीक है नेम। समझ आ गई है। उसके बाद जब कंट्रोल इधर आएगा तो ये 29 में इट मींस कहां पे जाकर कंट्रोल हो जाएगा और में आर वाली जगह पे। उसके बाद हम देख रहे हैं जब इधर आओगे तो 75 एम इट मींस एम वाली लोकेशन पे जाकर क्या कंट्रोल हो जाएगा 75। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो नेम है इसमें लिखा हुआ है अली, तो ये कहां पे जाकर कंट्रोल हो जाएगा नेम वाली लोकेशन पे। समझ आ गई सबको। ओके उसके बाद क्या होगा, आपको पता है जो कुछ प्रिंट एफ में लिखते हैं ये आउटपुट में डिस्प्ले होता है। ये कहां पे डिस्प्ले होता है आउटपुट में। हमने इधर लिख दिया डबल कोटेशन में लिखा हुआ है रूल नंबर इज इक्वल टू, तो ये इधर वैसे का वैसे आएगा आउटपुट स्क्रीन पे। कहां पे आउटपुट स्क्रीन पे आ गया रूल नंबर इज इक्वल टू। समझ आ गई है। उसके बाद क्या होगा, आगे है इसमें आर की वैल्यू परसेंट डी की जगह डिस्प्ले होगी। तो आर के अंदर क्या था, आर वाले में लोकेशन पे 29 पड़ा था तो इधर क्या आ जाएगा 29। समझ आ गई। आप ये जो आगे बैकस्लैश एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें बैकस्लैश एन, इससे क्या होगा लाइन चेंज हो जाएगी, इट मींस कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा। समझ आ गई है। उसके बाद क्या होगा जरा देखें, जब आप इधर आओगे
तो नेम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? आपको पता है डबल कोटेशन में जो लिखते हैं ये वैसे का वैसे आता है, डबल कोटेशन के दरमियान लिखा हुआ है नेम इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस नेम के वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है वो पर्सन एफ की जगह डिस्प्ले हो जाएगा। नेम के वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ था? अली था, तो इधर आ जाएगा नेम इज इक्वल टू और इसके सामने क्या आ जाएगा? अली आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं इसके आगे भी आपने बैक स्लैश लगाया तो इसमें कंट्रोल दोबारा क्या हो जाएगा? न्यू लाइन में चला जाएगा। अगर आप ये बैक स्लैश नहीं लिखोगे तो ये जो नाम था इसके आगे डिस्प्ले हो जाता, एरर नहीं आना था, लेकिन जो ये डिस्प्ले हो रहा है ये इसके आगे डिस्प्ले हो जाना था। लेकिन क्या हुआ? बैक स्लैश ने लाइन चेंज कर दी। समझ आ गई सबको? ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब इधर आओगे, इधर तक हो गया, जब इधर आओगे डबल कोटेशन लिखा हुआ है नेम, ये नेम पे हमने डिस्प्ले कर दिया। जब इधर आए तो इधर लिखा हुआ है मार्क्स इज इक्वल टू, आपको पता है आपको स्क्रीन में क्या आ जाएगा? जो डबल कोटेशन लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। जब इधर आओगे एम में क्या पड़ा हुआ है परसेंटेज की डिस्प्ले हो जाएगा, तो एम के अंदर 75 तो 75 डिस्प्ले हो गया। और जब आप इधर आओगे तो आपको पता है कैरेक्टर करने के बाद आपको जो लोकेशन है ये दोबारा खत्म कर देगा और कोडिंग। समझ आ गई है? तो बहरहाल हमने देखा ये हमने एक प्रोग्राम बनाया जो क्या करता है, यूजर से रोल नंबर मार्क्स और नेम लेता है और उसके बाद से डिस्प्ले करता है। समझ आ गई सबको? तो ये समझने वाला पॉइंट ये था कि आपने इंटीजर तो पहले भी स्टोर करना सीख लिया, अब आपने कुछ स्ट्रिंग जो है उसके लिए क्या करना है, पर्सन एस लिखना। जब भी आपने नेम, सिटी नेम, ठीक है, या क्लास नेम वगैरह डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे आप? पर्सन एस को यूज करेंगे। समझ आ गई सबको? अब जरा आपको प्रोग्राम